जी, एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम सीजीपीएससी मेंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में संविधान की पृष्ठभूमि यानी कि संवैधानिक विकास के क्रम को ख़त्म कर लिया है, उसको अच्छे से कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने संविधान के निर्माण वाले टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा कि कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा के प्रमुख कौन कौन सदस्य थे, संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई और संविधान सभा के कार्य क्या थे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे एक बार देख लीजिए ताकि इस वीडियो से आप कनेक्ट कर सकें। आज के सेशन में हम ये थोड़ा सा छोटा सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है संविधान निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएं थी, कौन कौन सी समितियां थी और कुछ फैक्चुअल चीज़ों को हम देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए थी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समितियों से ही इसकी शुरुआत करते हैं। संविधान सभा में एक तो बड़ी समितियां थी जो मुख्य 8 समितियां थी। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी समितियां थी, लेकिन एग्ज़ाम में मुख्य समितियों की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो बड़ी समितियां कौन कौन सी थी और उनके क्या क्या नाम थे और उनके कौन कौन अध्यक्ष होते थे उस समिति के, इसे हम वन बाय वन देखते हैं। इट्स प्योरली फैक्चुअल, ये सिर्फ आपको याद रखना ही है, समझने वाली कोई चीज़ तो इसमें है ही नहीं। तो जस्ट मैं एक बार नाम लेते जाता हूँ ताकि आपको भी रिकॉल हो सके। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रक्रिया नियम समिति, ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो क्या थे कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, सभापति थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये 8 जो प्रमुख समिति है ये आपके फिंगर टिप में होनी चाहिए विथ इसके नाम के साथ, इनके अध्यक्षों के नाम के साथ। जैसा मैंने पहले में ही कहा था कि संविधान का जो निर्माण हुआ था उसको प्रारूप जो बनाया था वो प्रारूप समिति ने बनाया था। और इसका गठन कब हुआ था ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम ही बुक में इसका जिक्र मिलता है। ये 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी थी किस पर? इस संविधान समिति पर थी। और इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? इसमें 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों को आपको याद रखना है। अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी। और फिर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। फिर एन माधवराव। B.L. मित्र की जगह ली थी इन्होंने इनके त्याग पत्र के बाद। फिर आते हैं T.T. कृष्णमाचारी। D.P. खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने इनकी जगह ली थी। तो इन नामों को आपको याद रखना है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ तो नहीं है, इट्स कम्प्लीटली प्योर फैक्चुअल टॉपिक। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये कौन थे? B.N. राव। इनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि जस्ट दूसरे ही बैठक में इनको चुन लिया गया था। कहा जाता है और बहुत सारे स्रोतों में यह बताया जाता है कि इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। इस पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। देखिए, बी एन राव साहब ने ही क्या किया था? संविधान का प्रथम ड्राफ्ट यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था
और इस पर विचार करने के लिए जो अलग अलग समितियां बनी थी ना, उसमें से एक थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति ने न केवल इस प्रारूप पर जो बी एन राव ने बनाया था उस पर विचार किया, बल्कि और प्रारूपों को और ड्राफ्ट को उसके अंतर्गत शामिल किया। तो ये किसी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन पूछे जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो भाई इसको आपको, भाइयों बहनों, आपको इसको अच्छे से देखना है। अब देखिए, संविधान का प्रभाव में आना, हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन, मतलब जैसे जैसे संविधान में जो घटनाएं हुई थी उसी क्रम में ही हम चल रहे हैं। अब देखिए, संविधान जैसे बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्या हुए कि अब चर्चा होने लगी, अब संविधान को पढ़ा जाने लगा। तो 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान पढ़ा गया। इस पे क्या हुई, 5 दिन की विस्तृत चर्चा हुई कि किन किन प्रावधानों को रखना है, किसको हटाना है, किसी में विवाद की स्थिति होगी तो उस पे चर्चा कर उसका समाधान ढूंढना है। दूसरी बार हुई 15 नवंबर 1948 को, फिर से विचार की शुरुआत हुई और इस यही क्रम चलता रहा। और धीरे धीरे, मतलब ये समझिए कि एक फ़िल्टर की प्रक्रिया थी कि किन किन प्रावधानों को रखना है, किन किन प्रावधानों को हटाना है अगर विवाद की स्थिति होती है, यदि सहमत नहीं होते हैं तो तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को। अब पूरी जब विचार की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, फिर फाइनल जो संविधान तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, इसको पारित घोषित कर दिया जाता है। मतलब इस दिन इसको पारित कर दिया जाता है, अभी लागू नहीं हुआ है दोस्तों। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, हम देखेंगे उसको, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इस दिन अपनाए गए संविधान के में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, जो बहुत कॉमन है, हर जगह आपको ये देखने को मिलते ही हैं। देखिए, अब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ था उसका क्या हुआ, एनफोर्समेंट हुआ, मतलब प्रवर्तन हुआ, उनकी कुछ चीज़ों को लागू किए गए। कौन कौन सी चीज़ों को लागू कर दिए गए, नागरिकता को, चुनाव को, तदर्थ संसद को, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम को लागू किए गए। अब क्यों लागू किए गए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, 1951 और 1952 में हमारे यहाँ चुनाव थे, और भाई वही लोग तो भारत के नागरिक ही तो चुनाव में वोट देंगे ना, इसलिए नागरिकता को लागू कर दिया गया। चुनाव वाले प्रावधान को किस लिए लागू किया गया, क्योंकि चुनाव कराना था इसलिए लागू किया गया। अब जब तक हमारे यहाँ नई लोकसभा के सदस्य चुन कर नहीं आएंगे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आएंगे, तब तक क्या होगा, वही जो संविधान सभा थी वो तदर्थ संसद, मतलब एक हिसाब से अस्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी, इसलिए इसको लागू कर दिया गया। अस्थायी और परिवर्तनशील नियम को लागू किए गए, क्यों, ताकि जो देश में जो प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, और ताकि जो नागरिक है वो भी एक परिवर्तनशील कानून के तहत बंधे रहे। फिर धीरे से जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों को लागू किया जाता है। उसके पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान कम्प्लीटली लागू होता है, ठीक है। इसे हम एक प्रावधान के तहत पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ से आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, संविधान का नाम और लागू होने की तिथि संविधान में ही दी गई है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 393 ये प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है। अब वो संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान, यही लिखा हुआ है 393 में। इंग्लिश में लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कौन सा अनुच्छेद में है, यह प्रावधान 393। यह क्या करता है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम को बताता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जस्ट उसके ऊपर में जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 394, ये संविधान के लागू होने के बारे में बताता है। लागू कब हुआ, जब 394 जो अनुच्छेद है यही बता रहा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई है। अब एकदम आप क्लियर, किसी प्रकार का कोई शंका,
किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 394 स्वतः ही कहता है कि संविधान किस दिन लागू होगा। लागू होने की तिथि ही बताता है 26 जनवरी 1950। कई एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। मैंने उसको अपना लिया। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे हमारे समाज में, हिंदू समाज में जो शादी होता है उसके पहले हम गांव में देखते हैं फलदान किया जाता है। उस दिन क्या किया आपने, एक दूसरे को एक हिसाब से अपना लिया। वैसा ही है जैसे रोका कहा जाता है ना, कि एक दूसरे को क्या करते हैं कि हम अनऑफिशियली हमने रिश्ता तय कर लिया, तो ये समझिए कि हमने एक दूसरे को, परिवार को अपना लिया। तो वही हुआ, हमने 26 नवंबर को क्या किया, संविधान को स्वीकार किया, अंगीकार किया। इंग्लिश में किया हमने एडॉप्ट किया, एडॉप्शन। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तिथि है। मतलब समझिए कि 26 जनवरी को आपकी शादी हो रही है। उस दिन एक दूसरे के परिवार अब ऑफिशियली, औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है भैया, अब हम रिश्तेदार हो गए हैं और हमने शादी का पंजीयन भी करा दिया है। अब शादी की तारीख लागू हो गई 26 जनवरी को। तो वही इसी एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, लागू हो जाता है। अब पूरी दुनिया मान लेती है, इससे पहले तो सिर्फ रोका हुआ था 26 नवंबर 1949 को, फलदान हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब पूरी दुनिया मान लेती है कि भैया आपकी शादी हो गई है। 26 जनवरी 1950 को पूरे विश्व को पता चल जाता है कि भारत का संविधान लागू हो गया है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक ये आता है कि वर्तमान में संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। तो क्या हुआ, भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब निर्णय लिया गया। तो वो कब लिया गया, 19 नवंबर 2015 को, है ना। वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दो अलग अलग सन दे करके। इसके बारे में तो बच्चे जानते हैं, लेकिन ये पूछ देगा कि कब निर्णय लिया गया, इसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मतलब 360 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। हर टॉपिक को मैंने इसमें आपके लिए शामिल कर लिया है, ताकि आपका जो नॉलेज है, साथ में जो संविधान के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉन्सेप्ट है। भाई हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी तो संविधान के बारे में जानना है ना। एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी तो हमें संविधान के बारे में जानना है। सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को रटना नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना ही मेरा प्रथम उद्देश्य है। अब संविधान की भाषा क्या है, तो संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। 1949 में इसे अधिनियमित किया गया। जो 26 नवंबर 1949 वाला था ना, वो क्या किया गया, इंग्लिश में ही लिखा गया था। बाद में ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। ये भी कभी फैक्चुअल बन सकता है। 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई थी, तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं को संविधान की प्रति में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। मतलब 24 जनवरी 1950 को दोनों प्रतियां ओरिजिनल आई और उन दोनों प्रतियों में ही सभी सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए। यहाँ तक संविधान की भाषा वाला टॉपिक क्लोज। अब इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कई स्रोतों में इसके बारे में बताया नहीं जाता है, तो आई थिंक मैंने सोचा कि इसको आपको ऐड करके बताना चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। नोट में एक चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए आप ध्यान रखिए कि 24 जनवरी 1950 को जब कांग्रेस की ओर से नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया गया, तब कोई और प्रतिभागी नहीं था उनके खिलाफ और वे निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित या चुनाव हुआ था उनका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कभी हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए। ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके समझ को बढ़ाता है कि भाई कैसे हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाएंगे कि भाई उस समय
कोई प्रतिभागी नहीं था, दैट्स वाई वो क्या हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये क्लियर। अब थोड़ा सा एक चीज़ है ना, जो बार बार संविधान से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है, उन सभी चीज़ों को मैंने क्या किया है, फैक्चुअल चीज़ों को इसमें कम्प्लीटली ऐड कर दिया है आपके लिए। अब किसी प्रकार की दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, पूरे संविधान के निर्माण के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि संविधान एक्चुअल में उसकी परिभाषा क्या होती है, संविधान क्या होता है, और संविधान, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप दोस्तों बहुत डिटेल से हमने इसको कवर किया है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, न केवल मेंस के लिए बल्कि एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपको मेरा पढ़ाया गया या समझाई गई चीज़ें आपको पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और वो भी एम लक्ष्मीकांत की बुक से हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो कि पूरे भारत देश में इससे अच्छा बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीधे सीधे यूपीएससी के द्वारा या अन्य पीसीएस, स्टेट पीसीएस के द्वारा भी इससे क्वेश्चन सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं, और वो भी डिटेल्ड नोट्स के साथ। तो जितनी भी अभी आपकी क्षमता है उतना ही पढ़िए, एक बार में याद नहीं होने वाला। कम से कम एग्ज़ाम से पहले 8 से 10 बार आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर हम क्या करेंगे, 10 क्लास के बाद आपके लिए मेंस के लिए भी क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपकी डेली रूटीन में हम शामिल कर सके कि आंसर आपको लिखना है तो वो भी कैसे लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।